बिटकॉइन क्या होता है? ब्लॉकचेन क्या होता है? क्या बिटकॉइन सेफ है? क्या ये सही टाइम है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का? मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये सारे सवाल ज़रूर आए होंगे और आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे ये सारी चीज़ों का जवाब पाने के लिए। इस वीडियो के अंत तक आपको बिटकॉइन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ही याद रहेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो इंडियंस। बिटकॉइन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा जो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है हमारे वर्ल्ड में उसके क्रोनोलॉजी को। सबसे पहले पैसे जैसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उस टाइम पे लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू अपने चीज़ों का आदान और प्रदान करते थे। लेट से अगर मेरे पास एक बिल्ली है और आपके पास एक घड़ा है तो हम आपस में अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन इसमें ऑब्वियस से प्रॉब्लम्स थे। हो सकता है कि किसी को अपने बिल्ली के बदले एक घड़ा ना चाहिए हो, कुछ और चीज़ चाहिए हो। इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स थे उस बार्टर सिस्टम में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने मेटल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इस चीज़ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ये मेटल्स जनरली कॉपर, आयरन या फिर गोल्ड होते थे और इन्हें ले जाना कहीं भी ज़्यादा मात्रा में बहुत ही मुश्किल काम था और सेफ भी नहीं था। और अगर आपको अलग अलग टाइप के चीज़ें खरीदनी है, कोई छोटी चीज़, कोई बड़ी चीज़, कोई महंगी, कोई सस्ती चीज़, आप हर एक चीज़ के लिए सेम अमाउंट ऑफ मेटल्स नहीं दे सकते। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका आया जिसमें सरकार ने कहा कि आप हमें अपना सारा सोना दे दो और आप जितना सोना हमें दोगे उसके बदले हम आपको कुछ करेंसी दे देंगे या फिर नोट दे देंगे। ये था वैसे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेथड, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। अगर सरकार को ज़रूरत पड़े कि उन्हें किसी कारणवश ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वो अनलिमिटेड पैसे नहीं छाप सकती थी, बिकॉज जो सोना था उनके रिजर्व में वो लिमिटेड था। इसके बाद कॉन्सेप्ट आया फिएट मनी का, जो हम आज भी फॉलो करते हैं। फिएट मनी में होता कुछ नहीं है। सरकार कहती है कि कोई सोना वगैरह हमारे पास डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं, हम साइन करके दे रहे हैं आपके करेंसी पे कि ये इतने रुपए की वैल्यू रखता है तो ये नोट की वैल्यू उतने रुपए की है। वैसे तो इस करेंसी में बहुत लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। इसमें दो बड़े प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रलाइज्ड है ये बहुत। अगर सरकार चाहे तो कभी भी आपके पैसों की वैल्यू ज़ीरो कर सकती है, जैसा कि हमने देखा था कुछ साल पहले हुए डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। दूसरा प्रॉब्लम इसका ये है कि सरकार क्योंकि अनलिमिटेड पैसा छाप सकती है, इस वजह से इकोनॉमी में महंगाई आ सकती है। वो इस वजह से क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आएगा मार्केट में, सर्कुलेशन में, उतनी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, उतनी ज़्यादा लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है और इसलिए सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। अब इन दो प्रॉब्लम्स में से पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि यूपीआई ट्रांसफर्स। अगर आप यूपीआई से, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इन चीज़ों से अगर आप कहीं पे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कल से 500 रुपये की नोट वैलिड हो या ना हो, आप फिर भी अपने 500 रुपये ट्रांजैक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में। लेकिन इसका दूसरा प्रॉब्लम अभी भी वैलिड है कि सरकार जब भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छापेगी उस हिसाब से महंगाई हमेशा बढ़ते जाएगी। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि सरकार या फिर बैंक्स जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हैं वो किसी भी पैसे दे सकते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि पंजाब नेशनल बैंक में काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद हम समझते हैं बिटकॉइन को कि कैसे बिटकॉइन इन सारे ही कॉन्सेप्ट से एक स्टेप अहेड है। बिटकॉइन को सरल भाषा में समझने के लिए हम इसे कंपेयर करते हैं यूपीआई से। जैसे आप यूपीआई से ट्रांसफ़र करते वक्त आपके पास एक यूपीआई आईडी होती है अपनी और एक यूपीआई आईडी होती है उसकी जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं। ये यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको डालना होता है एक पिन, जो कि होता है एक पासवर्ड, और उस पासवर्ड के डालते ही आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली बिटकॉइन में भी आपके पास एक आईडी होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, और जैसे यूपीआई में पिन होता है वैसे यहाँ पे होता है की, जो कि एक प्राइवेट पासवर्ड के जैसे ही काम कर सकता है। अब आप कहोगे ये सारी चीज़ें तो यूपीआई जैसी है, तो इसमें अलग क्या है? जी अलग है। यूपीआई में जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कि आपने कितने पैसे भेजे, किसको भेजे, कब भेजे, किसने भेजे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यूपीआई के पास स्टोर्ड होता है। और इन यूपीआई ऐप से सरकार जब चाहे तब ये इन्फॉर्मेशन मांग सकती है और इन डेटा को एक्सेस कर सकती है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है। बिटकॉइन में ये जो भी ट्रांजैक्शंस है या फिर ये जो भी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन है या फिर जिसे आप बही खाता भी बोल सकते हैं, इनके छोटे छोटे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लाखों कंप्यूटर्स में एट अ टाइम। और इस वजह से
किसी भी सरकार के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो ट्रैक कर पाए और ये सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये पता कर पाए कि किसने किसको ट्रांसफर किया। तो अभी हमने देखा कि कैसे बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और किसी भी देश की सरकार चाह के भी इसका प्राइस चेंज नहीं कर सकती है। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होता है कि ग्लोबली इसकी कितनी डिमांड है। तो अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक ग्लोबल करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप अपने आइडेंटिटी को भी एनोनिमस रख रहे हैं। ये तो हो गए एडवांटेजेस, बट क्या बिटकॉइन के कोई डिसएडवांटेजेस भी है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस करने वाले को एनोनिमस रखता है। इसलिए एलिगेशंस लगते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल या फिर बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी हो सकता है। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये सरकार से वो सेंट्रलाइज होने का पावर छीन ले रही है एक तरीके से, इसलिए कुछ सरकारें स्केप्टिकल है बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए। साल 2009 में सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। ब्लॉकचेन को हम सिंपल भाषा में समझते हैं। जिस तरीके से जब हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो कितना पैसा गया, किसके अकाउंट से गया, किसके अकाउंट में गया, कितने बजे गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसको हम बही खाता बोल सकते हैं वो यूपीआई ऐप्स मेंटेन करता है। यही सारे बही खाते के रिकॉर्ड्स एक्चुअली में होते हैं ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स। हर एक रिकॉर्ड एक ब्लॉक होता है। जब ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इन्हें हम ब्लॉकचेन कहते हैं। तो सरल भाषा में ब्लॉकचेन्स कुछ और नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉक्स है जिसमें आपके ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड वे में स्टोर्ड है। हम बात करते हैं अब इस ब्लॉकचेन में एक सिंगल ब्लॉक की। हर एक ब्लॉक में कुछ डेटा स्टोर्ड होता है। ये डेटा 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो ऑब्वियस सा होता है कि ट्रांजैक्शन के इंफॉर्मेशन यानी कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इसमें होता है कि कितना पैसा गया, कहाँ से गया और कहाँ पे पहुँचा। सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो होता है हैश। हैश को समझने के लिए आप ये समझिए, जब भी आप आधार कार्ड बनाते हैं तो उसके लिए आप अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं और उस थंब इम्प्रेशन के यूनिक होने की वजह से आपको एक यूनिक आईडी मिलता है जिसे आप आधार कार्ड नंबर कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जो भी डेटा आपके ब्लॉक में है उसके बेसिस पे एक यूनिक हैश जनरेट होता है हर एक ब्लॉक में। जो भी डेटा आप उस ब्लॉक में स्टोर करते जाएंगे उसी हिसाब से उस हैश की वैल्यू भी चेंज होते जाएगी। हर एक ब्लॉकचेन में जितने भी ब्लॉक्स हैं वो हर ब्लॉक में उसके प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश स्टोर होता है। ये होता है थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में स्टोर्ड होता है। तो इसी तरह से हर एक ब्लॉक में उसका खुद का हैश, रेलेवेंट ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन और प्रीवियस वाले ब्लॉक का भी हैश स्टोर्ड होता है। और अगर आपने इस ब्लॉकचेन में किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में चेंज करने की कोशिश की तो उस चेंज के वजह से उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब ये हैश चेंज हो गया है, इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक में भी प्रीवियस हैश वाला इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। सिमिलरली उसके आगे जितने भी ब्लॉक्स हैं उस सब में इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा प्रीवियस हैश के लिए। और इसी तरह से ये सारा का सारा ही इंफॉर्मेशन इनवैलिड हो जाएगा। इन रीजंस की वजह से एक ब्लॉकचेन को हैम्पर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैं सारे ही हैश के वैल्यूज चेंज कर दूंगा तो आपको बता दूं ये करने के लिए आपको कम से कम 200 साल का टाइम लग सकता है। तो आप खुद मेजर कर सकते हैं कि ये कितना इम्प्रैक्टिकल है। बिटकॉइन में इतने हाइप के पीछे सबसे नंबर 1 रीज़न है इसने दिए हुए रिटर्न्स की। अगर आप देखें तो जब ये लॉन्च हुआ था तो ये 1 सेंट से भी इसकी वैल्यू कम थी। देखते ही देखते 2011 में इसकी वैल्यू बन गई थी $1 और 2021 में कुछ महीनों पहले इसका प्राइस था ऑल टाइम हाई पे जो कि था $64,000 पर बिटकॉइन। तो यानी कि अगर आप सिर्फ $1 इन्वेस्ट करते 2011 में तो आज आपके पास इसकी जगह पे $64,000 हो सकते थे। बिटकॉइन के अलावा और भी काफ़ी सारे करेंसीज जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम में आने लग गए हैं। ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कोई भी टाइम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए सही है? क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है और इसमें हमेशा हमें बुल रन्स और बियर रन्स देखने मिलते हैं। मेरे हिसाब से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको या तो इंतज़ार करना चाहिए कि एक आपको अच्छा डिप मिल जाए या फिर एक अच्छा मोमेंटम मिल जाए बुल रन के साइकिल की वजह से। दोनों ही केस में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना होता है क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूज़ बिटकॉइन के प्राइस को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 2018 के दौरान एक काफ़ी बड़ा क्रैश आया था बिटकॉइन में, लेकिन उसके बाद फिर से बिटकॉइन ऊपर की ओर चल दिया और इनफैक्ट एक ऑल टाइम हाई भी बना चुका है कुछ महीनों पहले। उस टाइम पे बिटकॉइन का मार्केट कैप था 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। आपको बता दूं कि ये उस टाइम पे टेस्ला, फेसबुक, वीज़ा,
जेपी मॉर्गन जैसे कंपनीज के मार्केट कैप से ज़्यादा था। अगर हम पूरे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप भी क्रॉस कर चुका है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाती है कि बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी कैसे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी भी सेंट्रलाइज या फिर डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके लिए इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपका किया हुआ हर एक लाइक और हर एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह और भी वीडियोस बनाता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। विल मीट अगेन सून।